नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रो आर्टिस्ट रोहित वाधवा। आज मैंने ये सबसे पहले अपना वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन रखा फर्स्ट हाउस के ऊपर बात करने के लिए। लेकिन मुझे सबसे पहले लगा कि फर्स्ट हाउस पर बात करने से पहले अच्छा होगा कि अगर हम हाउस और राशि के बीच के डिफरेंस को समझ लें, तो क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रिडिक्शन में दोनों के डिफरेंस को समझे बिना एक अच्छी प्रिडिक्शन करना वाकई बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मेष राशि हमारी मेष से लेकर मीन राशि तक जितनी राशियां जो सब कुछ बता रही है वही सब कुछ हाउसेस बताती हैं, ऐसा नहीं है। हाउसेस के ट्रेड्स लिटिल डिफरेंट है, राशि की क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। तो आइए इन दोनों को एक बार एक ब्रीफली समझ लेते हैं। सबसे पहले तो काल पुरुष का हमेशा उदाहरण लिया जाता है, जो कि आदि ब्रह्म माने गए हैं, जो सबसे पहले भगवान का विराट रूप प्रकट हुआ। उसके अंदर मेष सिर है और सेकंड हाउस जो है वहाँ पर वो फेस माना गया है। उसमें आइज़ भी आती है, उसमें नोज़ भी है, उसमें हमारी ज़ुबान भी है, और जो हमारा गला है वो थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस हमारे चेस्ट का पोर्शन आता है उसके अंदर, और फिफ्थ हाउस हमारा स्टमक है, और हमारी नाभि से नीचे और हमारे जेनाइटल पार्ट से जो ऊपर का पार्ट है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह भी आता है सब, ये हमारा सिक्स्थ हाउस है। और कन्या राशि, क्योंकि काल पुरुष के केस में राशि और हाउस दोनों ही सेम है। उसके बाद जो हमारा जेनाइटल एरिया है वो हमारे सेवन्थ हाउस में आता है, लिब्रा साइन। एंड उसके बाद जो हमारा गुदा द्वार है दैट इज़ एनस, ये हमारे एट्थ हाउस में आता है। उसके बाद हमारा जो थाइस का पार्ट है, हमारी जंघा, वो सैजिटेरियस धनु राशि नाइन्थ हाउस। उसके बाद हमारे जो घुटने हैं वो टेंथ हाउस में आते हैं, मकर राशि। और उसके बाद हमारी पिंडलियाँ, हमारे काव्स इलेवंथ हाउस एक्वेरियस साइन। और उसके बाद पाइसेस हमारी मीन राशि, हमारे पैर हमारी मीन राशि से हमारे ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड है। तो लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा या कोई भी पैदा हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका हमेशा एरीज़ लगन ही होगा, उसके फर्स्ट हाउस में एरीज साइन ही राइजिंग होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि काल पुरुष के केस में तो दोनों सेम है, लेकिन हमारे केस में क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाते हैं, हमारा हाउस डिफरेंट होता है, हाउस में जो राइजिंग साइन है वो डिफरेंट है। एरीज पूरे 12 हाउसेज में कहीं भी हो सकती है। इसलिए तो आइए हम इसके ऊपर फिर एक बार बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी फिज़िकल बॉडी है उसमें हमेशा जो हमारा सिर है वो एरीज ही रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई अगर लियो साइन के साथ राइजिंग साइन किसी का लियो हो, लगन में लियो राशि हो, सिंह राशि हो, और उसका पेट उसके सिर पर हो, मतलब सिर की जगह पेट हो, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जो जब भी आपने अगर बॉडी पार्ट्स को लेकर कुछ भी बात करनी है, कुछ भी आप देखना चाहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, या कहीं पर अगर भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट डैमेज हुआ, तो ये हम राशि से ही देखेंगे। हाउस से भी जो चीज़ें देखेंगे वो डिफरेंट है, वो सेक्शन ऑफ द बॉडी है, लेकिन ऐसे में राशि की इम्पोर्टेंस ही ज़्यादा है। तो हम इसीलिए ये बात करते हैं कि आखिर हाउस का फिर क्या मतलब है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एक डिफरेंस के साथ। हम कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे कि आखिर राशि और घर के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि ज़ोडिएक के अंदर जो पोजीशन ऑफ साइंस है वो फिक्स है, और वही एरीज ही फर्स्ट हाउस है और वही फर्स्ट साइन है। ज़ोडिएक के अंदर ये फिक्स है, लेकिन जब किसी का भी बर्थ होता है तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सन, स्पेशली अर्थ, कोई भी राइजिंग साइन होता है, जैसे वो कहते हैं पूर्विक क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही है वो लग्न बन जाता है। तो इसीलिए आपके पहले घर में कोई सी भी राशि हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि अर्थ की मूवमेंट के अकॉर्डिंग उस टाइम कौन सा साइन ईस्टर्न होराइजन पर राइजिंग था। तो अभी हम आगे बात करते हैं इसके अंदर। देखिए, फर्स्ट हाउस इज़ नोन एज तनु भाव, यानी कि जोन ऑफ योर होल बॉडी। तो जो भी साइन, जो भी राशि, जो भी ग्रह जब पहले घर में आ जाता है
तो उसका हमारी बॉडी पार्ट से स्पेशल रिलेशन है, उसका इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी पार्ट पे ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, वो पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव है। सपोज़ कीजिए कि किसी का टॉरस साइन अगर फर्स्ट हाउस में राइजिंग है, उसका लगन वृषभ राशि है, तो उसकी आँखें ज़्यादा सेंसिटिव होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट हाउस पर कोई भी अफ्लिक्शन आया, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस के साथ साथ टॉरस को भी अफ्लिक्ट करेगा, तो उस जातक की आंखें खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरीके से सपोज़ कीजिए लगन में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति क्योंकि हमारे लीवर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी बॉडी में फ़ैट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को लीवर से रिलेटेड अगर अफ्लिक्शन हुआ, हाईली अफ्लिक्शन हुआ, तो व्यक्ति को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। पैदा होते ही बच्चे को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्योंकि फर्स्ट हाउस को तनु भाव कहा जाता है, ये हमारी होल बॉडी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आने वाली राशि और ग्रह का हमारे फिज़िकल बॉडी पार्ट से डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। कोई भी एफ्लिक्शन उस बॉडी पार्ट को डैमेज कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप इसे इस तरीके से समझिए। और आगे अभी हम बात करते हैं अभी हम समझते हैं कि आखिर हाउस क्या बताता है। देखिए, हमारे लाइफ में जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, जो डिफरेंट जोन्स ऑफ लाइफ हैं, जैसे फर्स्ट हाउस इज़ फॉर माई सेल्फ। एरीज इज़ नॉट माई सेल्फ। एरीज आपकी एनर्जी है सॉरी, एरीज आपकी एनर्जी है। वो कुंडली में जहाँ पर भी जिस भी हाउस में होगी, वहाँ पर आपके पास एक फिज़िकल एनर्जी होगी जहाँ पर आप काम को इनिशिएट कर सकते हैं ईज़िली, क्योंकि एरीज जो है इज़ अ साइन ऑफ एनर्जी। ये मंगल की राशि है और ये हाईली एनर्जेटिक है। आपको कोई भी काम इनिशिएट करना हो, आपको हमेशा हाई एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि हमें एरीज साइन से, मंगल से मिलता है। लेकिन फर्स्ट हाउस इज़ फॉर माई सेल्फ। जैसे पैदा होते ही एक अहंकार का तत्व का उदय होता है कि अब मैं हूँ, तो दैट इज़ फर्स्ट हाउस। और इसी तरीके से सेकंड हाउस हमारे फैमिली को, हमारे वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इवन हमारी जो वाणी है वो भी सेकंड हाउस से कनेक्टेड है। अच्छा, एक बात ध्यान देने की है कि ये सारे नाउन है, संज्ञावाची है, इसमें कुछ भी फिजिकल नहीं है। जबकि राशियाँ हमारी फिजिकल हैं, राशियों के अंदर एलिमेंट्स हैं, हाउसेस में कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ये सब राशियों के हैं, ये हाउसेस के नहीं हैं। राशियाँ फिज़िकल एक्सिस्टेंस को दर्शाती हैं, फिज़िकल बॉडी पार्ट्स को दिखाती हैं, जियोग्राफिकल एरियाज़। जैसे कंडीशंस लाइक कि कैंसर इज़ दी वाटरी साइन, तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं लाइक रिवर है और जो भी उसके आसपास के एरिया हैं, वो कैंसर साइन से रिलेटेड है। और इसी तरीके से लिब्रा, क्योंकि एक कूल साइन है, एक ठंडा साइन है। एक सेकेंड। तो इसी तरीके से जैसे लिब्रा एक कूल साइन है, ठंडी राशि है, तो सपोज़ कीजिए कि किसी के 12वें घर में अगर लिब्रा साइन राइज हो रहा है, वहाँ पर तुला राशि है, तो अगर ऐसा व्यक्ति कहीं फॉरेन कंट्री जाता है, क्योंकि 12वें घर से हम विदेश यात्रा को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर फॉरेन जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसी ठंडी कंट्री में ही जाएगा, जैसे यूके में लंदन, क्योंकि लिब्रा एक लग्जरी साइन है, तो ऑब्वियसली कंट्री हैज़ टू बी डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस, यूके। और लिब्रा साइन की क्वालिटी है कि वो ठंडी राशि है, तो वो वहाँ पर जो जगह है, जो कंट्री है, जो सिटी है, वो भी ठंडी जगह ज़रूर होनी चाहिए। वो बात अलग है कि और उसको अगर कोई दूसरे ग्रह भी वहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर सूर्य देख रहा हूँ, मंगल देख रहा हूँ, तब उसके अंदर चेंजेस आएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्योंकि सिर्फ राशियों की बात कर रहे हैं, तो हम इतनी सारी चीज़ों को भी मिक्स करके कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे। वन बाय वन
हम सारे कॉम्बिनेशंस पर क्या इफ़ेक्ट कैसे आ सकते हैं उन सब पर भी लेटर ऑन बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। इसी में हम आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हाउसेस हैव नो एलिमेंट्स, इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होती, कोई तत्व जैसे अग्नि पृथ्वी जल वायु ये तत्व राशियों के होते हैं, ना कि हाउसेस के। इसमें क्वालिटीज़ नहीं होती, जस्ट लाइक जैसे राशिज़ होती हैं हमारी, जैसे हम बात करें अगर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, दे आर फायरी साइन, ये अग्नि तत्व राशियाँ हैं। एरीज हमारी ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करता है एंड क्वालिटी में ये गर्म है, हॉट है, और कलर इज़ रेड। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, डायरेक्शंस हैं, ये हमारे साइंस के होते हैं, ना कि हाउसेस के। अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से मतलब ये चीज़ें काम कर रही है। और आप मानिए कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने वाले इस चीज़ में गलती कर जाते हैं। वो फर्स्ट हाउस को ही कभी कभी राशि की तरह ट्रीट कर लेते हैं, राशि को हाउस की तरह ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप एक अच्छी प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड राशि। और अगर आपको कभी इन दोनों में से किसी एक को इम्पोर्टेंस देनी हो तो आप हमेशा हाउस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, राशि चाहे स्किप हो भी जाए, क्योंकि इवेंट लाइफ में किस एरिया में हुई ये जानना समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि किसके प्रति हुई, किस चीज़ की हुई। क्योंकि राशि बताएगा कि जैसे किसी का यदि शनि हो सेजिटेरियस के अंदर 6th हाउस में, तो शनि सेवा भाव के अंदर है, तो हम ये यहाँ पर 100% श्योर होकर कहेंगे कि अगर शनि की दशा आएगी या शनि का पीरियड आएगा तो आपको सेवा करनी पड़ेगी, आपको जॉब करनी पड़ेगी। अब वहाँ पर मान लो जैसे मैंने कहा कि सेजिटेरियस साइन है, तो हो सकता है आप गुरुओं की, आश्रमों की, अपने मेंटोर्स की सेवा करनी पड़े आपको। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ये फ्री सेवा नहीं है, लेकिन ये आपका एक पेंडिंग कर्मा है, इससे रिलेटेड आपको सर्विसेज देनी है। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे कि जब शनि का इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो उसमें दी जाने वाली सर्विसेज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ीचर्स हैं, मंगल में क्या ट्रेड्स आएंगे, सूर्य में क्या आएंगे, चंद्र में, ये डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम राशियों के बारे में बात करते हैं। तो अब आप समझिए, जैसे अभी हमने बात करी कि राशियों से हम एलिमेंट्स अग्नि पृथ्वी जलवायु देखेंगे, हम क्वालिटीज़ देखेंगे, डायरेक्शन जैसे ईस्ट देखेंगे, जैसे वेस्ट के लिए हम अपनी दूसरी राशि देखेंगे विच इज़ एक्वेरियस, और इसी तरीके से जैसे अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन देख रही हो तो हम वर्गों को कंसीडर करेंगे। और इसी तरीके से जो क्वालिटीज़ हैं, ये गर्म राशि, ठंडी राशि, फ्रंट राइजिंग, बैक राइजिंग, ड्यूअल राइजिंग, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये राशिज़ की हैं, ये हाउसेस की क्वालिटीज़ नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर हम हाउसेस से क्या देखेंगे। फिर हाउसेस से हम और क्या क्या देखेंगे, जो हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, 12 घरों को उन 4 पुरुषार्थों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारा पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, ये धर्म त्रिकोण है। इनके अंदर जो भी राशियाँ आएंगी उनसे संबंधित हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, हमारी लाइक डिसलाइक्स होंगी, जो भी हम पढ़ाई में जो सब्जेक्ट्स लेंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा त्रिकोण बनता है वो बनता है 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस। ये हमारा अर्थ त्रिकोण है, अर्थात जो हमें लाइफ में जो भी आजीविका हमें कमानी है, जो जीने के लिए हमें जो भी काम धंधा करना है, उससे कनेक्ट है 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस। 6th हाउस हमारी जॉब का हाउस है, 10th हाउस हमारा कर्म है, एंड 2nd हाउस हमारे ओवरऑल हमारे फैमिली से मिलने वाले स्किल्स, हमारे वेल्थ, हमारे रिसोर्सेज, तो और हमारी स्पीच, और इवन हमारे बिजनेस के स्किल्स, हमारे काम धंधे के स्किल्स, उसकी जो पास्ट लाइफ से हम कुछ नॉलेज कैरी करके आ रहे होते हैं, वो भी हम 2nd हाउस से देखते हैं। तो 2, 6, 10 हमारा अर्थ त्रिकोण है। इसी तरीके से हम बात करेंगे 3, 7, 11 की, ये हमारा काम त्रिकोण है। जैसे हम शादी करना, हम भोगना चाहते हैं, ऑब्वियसली जब पहले हमारा वैदिक सिस्टम ये कहता है कि आप पहले धर्म को समझिए, आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान के बाद आप अर्थ कमाइए। उस ज्ञान रूपी, धर्म रूपी तरीके से
आप अर्थ का उपार्जन कीजिए, पैसा कमाइए। उसके बाद पैसा कमाने के बाद स्वतः ही आप में ऑटोमेटिकली एक विश क्रिएट होगी कि अब मुझे कुछ भोगना चाहिए, मुझे शादी करने चाहिए। आप बच्चे की तरफ सोचेंगे, शादी की तरफ सोचेंगे, आप गाड़ी घर आदि खरीदना चाहेंगे। तो इसके लिए 3, 7, 11 आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए ये 3, 7, 11 ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। थर्ड हाउस आपके एफ़र्ट्स हैं कि आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए कितने एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, कितना स्ट्रगल कर सकते हैं। 7th हाउस आपके भोग हैं, इसीलिए हम शादी को भी वहाँ से देखते हैं कि आपका स्पाउस 7th हाउस से रिलेटेड है, आपका जेनाइटल पार्ट 7th हाउस से रिलेटेड है, आपकी काम जनित जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो 7th हाउस से कनेक्टेड है। और इसी तरीके से 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट। आपकी इच्छा पूर्ति का भाव 11वां घर है। और इसी के साथ साथ जब काम से व्यक्ति तृप्त हो जाता है तब उसकी इच्छा होती है कि अब मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इसीलिए 4, 8, 12 हाउसेस हमारे मोक्ष का त्रिकोण है। आप देखिए, जब आप सुबह उठते हैं, पहले जर्नली आप जो अपने रेगुलर काम होते हैं, नहाना धोना वगैरह, ये सब आप करते हैं। उसके बाद आप पूजा पाठ करते हैं, तो ये एक तरीके से हमारा धर्म त्रिकोण हो गया। उसके बाद बात आती है 2, 6, 10 की। 6th हाउस से हम अपनी डेली रूटीन देखते हैं। अर्थ त्रिकोण है, आप अपने कुछ काम धंधे पे जाते हैं। एक स्टूडेंट होगा तो वो पढ़ने भी जाएगा, वो बेसिकली अभी धर्म त्रिकोण में ही है। 2, 6, 10 है, वहाँ पर फिर हम अपने काम धंधे पे जाते हैं, वहाँ से हम पैसा कमाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं। 3, 7, 11 उसके बाद हम घर आते हैं, जो हमारी इच्छा होती है कि हमारी वाइफ है, हम उसके साथ अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अगर हमारे बच्चे हैं तो हम उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कुछ खेलें, बात करें, घर का माहौल अच्छा रहे, हम कुछ घूमें फिरें। और उसके बाद क्या होता है, पूरा काम करके सब कुछ करके आप थक जाते हैं, तो अब आपका मन करता है कि हम आराम करें, नींद करें। तो देखिए, नींद का हाउस भी 12th हाउस है। 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण है, तो इसका मरेगा तो इंसान एक ही बार, उसका मोक्ष तो एक ही बार होगा। लेकिन जो हम रोज़ अपनी डेली रूटीन में काम करके सब कुछ सुख भोग करके अपना, लेकिन जब हम जो रात में सोते हैं वो भी 4, 8, 12 हाउसेस से कनेक्टेड है। 4th हाउस हमारी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है, हमारे को कितना जीवन में संतोष है, कितना इजीली हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर हमें हमारी सेटिस्फेक्शन हमें इजीली नहीं मिलती, हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो इसलिए 4th हाउस में वहाँ पर उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव जो है वो 4th हाउस है। 4th हाउस की इम्पोर्टेंस एक व्यक्ति की स्वभाव को देखने के लिए, उसके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए, उसके नेचर को देखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से 8th हाउस में हमारी लॉन्जिविटी भी है कि एक जातक की, एक व्यक्ति की आखिर कितनी आयु है। 8th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, क्योंकि मृत्यु भी मोक्ष का ही भाग है। तो इसीलिए 8th हाउस से हम लॉन्जिविटी का और हमारा कितना हम आयु लेकर आए हैं इसका विचार किया जाता है। मृत्यु किस प्रकार से होगी 8th हाउस से हम देखते हैं, वहाँ पर आने वाली राशि और ग्रहों के प्रभाव से हमें पता चलता है कि मृत्यु का प्रकार क्या हो सकता है। और इसी तरीके से 12th हाउस, जहाँ हम जो मोक्ष का भी एक्चुअल हाउस, जिसमें कहते हैं कि आने जाने का जो जन्म मरण का चक्र है वो समाप्त हो जाए, वो 12th हाउस है। इसी तरीके से जो हमारा नींद का हाउस है वो 12th हाउस है। उसमें हम 12th हाउस में जाकर हम सो जाते हैं और फिर से 1st हाउस में जब हम सुबह जागते हैं तो वहाँ से फिर से हमारा 1st हाउस एक्टिवेट हो जाता है और हमारे जीवन यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। इसी तरीके से हम हाउसेस में बात करेंगे कि जैसे समय की टाइम, लाइक जैसे सनराइज़ है तो सनराइज़ को हम 1st हाउस से कनेक्ट करके देखते हैं। आफ्टरनून का जो दोपहर का टाइम होता है वो हम 10th हाउस से कनेक्ट करके देखते हैं। इसी तरीके से सनसेट, संध्या का जो समय है, सूर्य डूबने का जो समय है, उसके लिए हम 7th हाउस को कंसीडर करते हैं। और रात्रि, जो अर्धरात्रि का समय है, यानी कि रात के 12 बजे के करीब, उसके लिए हम 4th हाउस को कंसीडर करते हैं। आप देखना, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, किसी का भी जब जन्म होता है, तो सन की पोजीशन आपको इन्हीं हाउसेस में मिलेगी। अगर वो सनराइज़ के टाइम पे हुआ है तो वो 1st हाउस में होगा, और या फिर हो सकता है कि 12th हाउस में भी हो सकता है, अगर वो थोड़ा सा 2 घंटे 2-2.5 घंटे लेट पैदा हुआ है। इसी तरीके से दोपहर के आसपास के जन्म में सूर्य 10वें घर या उसके आसपास होगा। सनसेट के समय पर वो 7th हाउस या उसके आसपास होगा। रात के 12 बजे के आसपास
वो 4th हाउस के आसपास सूर्य आपको मिलेगा कुंडली के अंदर। तो इसी तरीके से और भी अगर हम समय की बात करें, जैसे फर्स्ट हाउस है डे ऑफ बर्थ, यहाँ पर दिन को आप, जो मैं डे बोल रहा हूँ इसको आप वार से मत जोड़िए कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, नो, यहाँ पर जन्म के पैदा होने का समय फर्स्ट हाउस सूर्य के संदर्भ में, सूर्य की स्थिति के आधार पर हालांकि ये डिसाइड होता है कि आप कितने बजे पैदा हुए, कौन सा साइन राइजिंग था, लेकिन ये जो घटना है पैदा होने के दिन, पैदा होने का समय, ये फर्स्ट हाउस है। इसी तरीके से डे ऑफ मैरिज, शादी के दिन, शादी का समय, किस दिन शादी होगी, या कहीं पर भी अगर मैरिज हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, पार्टी हो रही है, तो वो भी आपके 7th हाउस से कनेक्ट होगा। स्पेशली मैरिज पार्टी, जहाँ पर भी शादी हो रही है, शादी का समय 7th हाउस। इसी तरीके से आपके घर में जो भी रिचुअल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, फेस्टिवल्स और जो भी सेरेमनीज़ होती हैं, इवन हमारे हिंदू धर्म के अंदर शादी विवाह भी एक रिचुअल है, क्योंकि इस दिन हवन भी होता है, पूजन होता है, उसका आप अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, तो ये भी एक रिचुअल है। तो इसीलिए इसका भी संबंध 9वें घर से है। तो यहाँ पर जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो कभी कभी आप देखिए कि आप सिर्फ हाउसेस को लेकर कि हाउसेस पे कैसा इफेक्ट आ रहा है, जैसे अगर किसी के 7th हाउस में सपोज़ कीजिए मंगल बैठा है, तो बहुत चांसेस हैं कि जब भी वो ऐसा व्यक्ति किसी की शादी पे जाएगा तो वहाँ पर उसकी कोई ना कोई छोटी मोटी ही सही लड़ाई होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको पता चल गया है कि अगर इसका ये मंगल है, तो आप या तो कुछ मंगल की चीज़ पहले से ही डोनेट करके जाइए, पानी में बहाइए या कुछ कीजिए उस एनर्जी को, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मंगल जहाँ है ना वहाँ कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिस्प्यूट, झगड़ा करवाता ज़रूर है। तो इसी तरीके से अगर किसी के मंगल राहु का इफ़ेक्ट सपोज़ कीजिए 9th हाउस पे आ रहा है, तो जब भी उसके घर में कोई वार त्यौहार होगा, इसी प्रकार से कोई भी शुभ मौका होगा, शुभ अवसर होगा, फेस्टिवल टाइम होगा, तो उसके घर पर लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि किन प्रेडिक्शंस में हमें सिर्फ हाउसेस को ही कैलकुलेट करना है, उसी को ही काउंट करना है, और कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस होंगी जिसके अंदर हमें राशि की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। और ज़्यादातर प्रेडिक्शंस में पहले हाउस और फिर राशि, अगर हम इन दोनों को का तालमेल बैठा के जो भी घटना घटी है उसके बारे में बात करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं या डिस्कस करते हैं या उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसा हुआ, किस स्वरूप में हुआ होगा इवेंट, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। इसी तरीके से हमारे हाउसेस 12 घर जो है कुंडली में, 6 घर लेफ़्ट और 6 घर राइट पार्ट को बॉडी के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अर्धनारीश्वर रूप में, क्योंकि हमारा आधा शरीर जो है वो फीमेल माना जाता है और आधा मेल माना जाता है। तो राइट बॉडी पार्ट इज़ फ्रॉम 1st हाउस टू 6th हाउस, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, 6ठा घर, ये हमारे राइट बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरीके से 7 से लेकर 12 तक हमारा लेफ़्ट बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से बॉटम और अप, ये जो डिफरेंस है ये भी हाउसेस का डिफरेंस है, नीचे ऊपर। जैसे 12th हाउस आपका छत है, ठीक है, और 1st हाउस जहाँ पर आप कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप प्रेजेंट हो, और 1st हाउस जैसे राइजिंग है, सन राइजिंग, जैसे ये माना जाता है ना कि आकाश में ऊपर उठ रहा है, ऊपर की तरफ है, और ऐसे में जो 7th हाउस है वो सनसेट है, यानी कि नीचे की तरफ। इसी तरीके से डीप और शैलो, जैसे 8th हाउस में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, 1st हाउस, 2nd हाउस, ये शैलो हाउसेज हैं। यहाँ पर ये सब मतलब यहाँ पर जो ग्रह होते हैं ये हमें अर्ली लाइफ में उनकी चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं, ये शैलो पार्ट है। डीप पार्ट में जाने के लिए हमें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। और भी इसी तरीके से कई चीज़ों के अंदर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डीप पार्ट है वो हमारे नीचे के हाउसेस हैं, लाइक 6th, 7th, 8th, और जो हमारे अपर हाउसेस हैं, जो हमें पैदा होते ही क्या क्या ऑलरेडी हमें कंडीशंस मिली हैं, क्या क्या हमें इजीली मिलने वाला है, वो हमारे जो फर्स्ट 3-4 हाउसेस होते हैं, स्पेशली 1, 2, 3 एंड 4 तक, ये हमारे शैलो पार्ट है। इसी तरीके से फ्रंट, बैक
और हम डिस्टेंस की भी इसमें बात करते हैं कि शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। जैसे थर्ड हाउस जो हम डेली अगर घर से कुछ बाहर भी सामान लेने जा रहे हैं तो ये हमारे थर्ड हाउस से कनेक्टेड है। अगर हम कोई दूर की यात्रा कर रहे हैं या किसी दूर तीर्थ पे या कहीं स्थान पे जा रहे हैं तो ये 9th हाउस के अंदर आता है कि ये एक मीडियम टू लॉन्ग जर्नी हो सकती है। इसी तरीके से जो 12th हाउस है, क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्री कहीं भी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग जर्नी है। इसमें दोनों ही बातें होती हैं कि एक इसमें डिस्टेंस हो गया दूरी वाइज, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसी में हम एक चीज़ पकड़ते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में यदि आप ट्रैवल करके वापस आ गए हैं तो ये थर्ड हाउस है। 9th हाउस जो है एक ड्यूरेशन को थोड़ा लंबा बना देता है, ये एक दिन से ज़्यादा का हो सकता है। और 12th हाउस में और ज़्यादा, मतलब कई दिनों की यात्रा हो सकती है। वो जनरली ऐसा आज के समय में तो पॉसिबल है कि आप एक ही दिन में दुबई चले भी जाएं, वापस भी आ जाएं, लेकिन जनरली वहाँ पर 12th हाउस जो है वो और ज़्यादा दीर्घकालिक यात्राओं के लिए देखा जाता है। दूसरी बात ये होती है कि हाउसेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दिग्बल होता है ग्रहों का, जैसे गुरु और बुध लगन में दिग्बली माने जाते हैं, सूर्य 10वें घर में, मंगल 10वें घर में दिग्बली माने जाते हैं, शुक्र और चंद्र चौथे घर में दिग्बली माने जाते हैं, शनि 7वें घर में दिग्बल माना जाता है। तो ये जो दिग्बल का भी जो मैटर है, जो हाउस की स्ट्रेंथफुलनेस है, वीकफुलनेस है, ये हाउस डिपेंडेंट है। दिस इज़ नॉट राशि डिपेंडेंट। चाहे वहाँ पर अगर आपका सूर्य 10th हाउस में है, चाहे वहाँ पर टॉरस साइन ही क्यों ना हो, वहाँ वृषभ राशि हो, चाहे जेमिनी हो, मिथुन हो, चाहे कर्क हो, उससे मैटर नहीं करता। सूर्य, आप ऑब्वियसली आप ये सोचिए कि दोपहर का समय हो और सूर्य जब तपती दोपहर हो, सूर्य आपके सर के ऊपर है, तो सूर्य का जो प्रकाश है, जो तेज है, वो वाकई में ही काफ़ी बली है उस समय, उसका प्रभाव बहुत प्रचंड है। तो दिग्बल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है जब हम कुंडली देखते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ महसूस कीजिए, जब भी एक दिग्बली प्लैनेट की दशा आएगी तो उसकी जो वेव्स हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा आपको। एक थॉट प्रोसेस हो सकता है कि मुझे ये काम करना है, चल यार मैं कर लेता हूँ, अभी 2 घंटे में कर लेता हूँ, थोड़ी देर में कर लेता हूँ, लेकिन एक एनर्जी, एक वेव ऑफ लेंथ ऐसी भी हो सकती है कि नहीं, अभी ये काम करना है, अभी के अभी करना है, अभी उठो, अभी करो, फटाफट जल्दी चलो, भागो। ये दिग्बल है ग्रह का। तो इसी तरीके से 7th हाउस में शनि दिग्बल है, लेकिन उसका 1st हाउस में दिग्बल 0 हो जाता है। दिग्बल वीक वाला प्लैनेट जो है अपना, उसका जो वेव लेंथ है, जो उसका एनर्जी का जो पावर है, जो उसका जो आपके ऊपर जो असर डालता है, उसकी वो बहुत मंद हो जाती है। तो इसीलिए हाउसेस यहाँ पर दिग्बल को लेकर प्लैनेट्स की स्ट्रेंथफुलनेस को देखने के लिए, वीकफुलनेस को देखने के लिए, ये हमें हाउसेस की ही ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। हाँ, राशियाँ, जब हम उच्च और नीच की बात करेंगे तो राशियों की इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर हाउसेस सेकेंडरी हो जाते हैं ऊंच नीच के लिए। ऑब्वियसली राशियाँ उसका एनवायरनमेंट है कि वहाँ पर वो प्लैनेट पहुँचकर कितना खुश है या कितना दुखी है, ये आपको राशि बताएगी। क्योंकि आपके चार्ट में भले ही वो शनि मान लीजिए लिब्रा में हो, आपके चार्ट में हो सकता है वो 1st हाउस में आ जाए, लेकिन एक्चुअल में ज़ोडिएक के अंदर शनि ट्रैवल करते हुए लिब्रा साइन के अंदर पहुँचे हैं, लेकिन और वहाँ पर वो बहुत प्रसन्न अवस्था के अंदर है, और क्योंकि वो एक कूल एनवायरनमेंट है लिब्रा का, और शनि मंद ग्रह है, तो वहाँ पर उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, उनको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप इस काम को जल्दी जल्दी कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, भागम भाग नहीं है वहाँ पर। वो अपना स्पीड में, आराम से, पेस में काम कर सकते हैं और परफेक्शन के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि परफेक्शन का कारक है। तो इसी तरीके से जब हम उच्च नीच की बात करेंगे, ग्रह अपनी राशि में है, स्वग्रह है, मूल त्रिकोण है, मित्र राशि है, तो ये सब राशियों पर आधारित है, इनके अपने फीचर्स हैं, इनसे एक प्रेडिक्शन का अपना तरीका निकलता है कि ये ग्रह की स्ट्रेंथ को भी बताती हैं। हालांकि ये ग्रह के प्रसन्न कितने, मतलब जब आपकी अगर एक उच्च ग्रह की दशा आएगी तो यू विल फील वेरी कंटेंटेड। ऐसा नहीं है कि आप गोल्स अचीव नहीं करोगे, लेकिन आपके अंदर वो पागलपन नहीं होगा जो एक नीच वाले ग्रह के समय पर होगा। नीच वाले ग्रह का मतलब है कि आप अपने आप को बहुत लो समझ रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, आप उससे compete कर रहे हैं, उसमें आप लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, एंड नाउ यू वांट टू अचीव समथिंग वेरी स्पेशल
उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको बहुत कुछ पाने की इच्छा होगी अगर ग्रह नीच का है तो। लेकिन उच्च के ग्रह में ऐसा नहीं होगा। उच्च के ग्रह में आप बहुत स्मूथ रहेंगे, बहुत आराम से काम करेंगे, क्योंकि आपके अगर आपका सूर्य उच्च का है तो आप ऑलरेडी अंदर से एक राजा वाली फीलिंग है आपकी। आपके पास भले ही थोड़ा हो तो भी आपके अंदर देने की क्वालिटी है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो पहले ही उस एग्जॉल्टेड पोजीशन तक पहुंच चुकी है, उस उच्च के भाव को प्राप्त कर चुकी है। हालांकि भाववाद से हम बात करेंगे तो वो हाउस का मैटर आ जाएगा, लेकिन वो उच्च मतलब वो एक काफ़ी खुशनुमा स्टेट में है। और जो व्यक्ति खुश होता है वो दान कर सकता है, और मतलब दान में भाव का बहुत महत्व है, फीलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सूर्य उच्च इस तरीके से काम करेगा। लेकिन जब वही सूर्य नीच का हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर अब वो नीच हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि सूर्य आपके अहंकार का कारक है, आपके सेल्फ का कारक है, आपकी आत्मा का कारक है, आपकी आत्मा का बल, आपकी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा का कारक है। तो अब आप किसी के आगे झुकने में, किसी से मदद मांगने में आप संकोच नहीं करेंगे, आपको मांगने में परेशानी नहीं होगी। वहीं पर उच्च सूर्य वाले को मांगने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि राजा का जो क्षत्रिय धर्म कहता है वो कहता है यज्ञ करना, दान देना और विद्या अध्ययन करना, ये राजा का कर्तव्य है। और सूर्य क्षत्रिय ग्रह है, मंगल एक क्षत्रिय ग्रह है, तो इनको अगर ये उच्च स्थिति में कुंडली में मजबूत है तो इनको मांगने में, इनको झुकने में बहुत दिक्कत है। झुकने के लिए मैं ये मंगल के लिए बात कह रहा हूँ, यहाँ सूर्य का डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि अल्टीमेटली इस सेशन को रिकॉर्ड करने का पर्पस यही है कि बिफोर मूविंग, कि हम बात करें कि पहले घर से हम क्या देखते हैं, दूसरे घर से क्या देखते हैं, 5वें से, 10वें से, 12वें घर से क्या देखेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि राशियों से, मेष राशि से, टॉरस से, जेमिनी से, कर्क से, सिंह से, कन्या से, तुला से, 12 राशियों से हम क्या देखेंगे। लेकिन इनमें आगे बढ़ने से पहले हमें ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि एटलीस्ट व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन राशि एंड हाउस। तो आज मैं इस सेशन को यहीं स्टॉप करता हूँ। अगले सेशन में हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। तो तब तक के लिए नमस्कार।